डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की परीक्षा 22 मार्च 2025 को शेड्यूल्ड है। तो उसी कड़ी में जो एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति से संबंधित चैप्टर 3 अर्थात एक दल के प्रभुत्व का दौर से संबंधित जो प्रश्न है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। और वही प्रश्न यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना अधिक है। तो पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो उत्तर है इसका 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान को लागू कब किया गया था यदि ये प्रश्न आता है तो 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 3, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसमें दो प्रश्नों को टैकल किया जा रहा है कि पहला प्रश्न तो यह है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया गया था। एंड पहले जो चुनाव आयुक्त थे यानी कि CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो हम आपको बता दें कि जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और 25 जनवरी 1950 को सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। पहले यह एकल व्यक्ति की संस्था थी, यानी कि केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बट बाद में लेटर ऑन अभी ये 3 मेंबर इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग को पहले चुनाव 1951-52 कराने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यानी कि क्योंकि जब पहली बार भारत में चुनाव हो रहे थे तो कठिनाइयाँ तो निश्चित रूप से होनी थी। तो उत्तर देखते हैं कि 17 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार करना एक कठिन समस्या थी। दूसरी प्रॉब्लम, भारत को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांटकर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना, यानी कि भारत को विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में बांटना और फिर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लोकेलिटी है, उसको डिटरमिन करना था। तीसरा पॉइंट, चुनाव कराने की विधि का चुनाव करना जो भारतीय मतदाताओं को समझ आए, मतलब ऐसी विधि जो वोटर्स हैं उनको समझ में आए। फोर्थ पॉइंट, चुनाव कर्मियों को चुनाव की ट्रेनिंग देना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना है, तो आप इसे ज़रूर देखें और समझें। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा पहले आम चुनाव कब हुए, यानी कि जिसको हम EVM कहते हैं। EVMs को ही हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। तो जो EVM है इसको पहली बार चुनाव में पूरी तरीके से कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो वर्ष 2004 के आम चुनावों में, है ना, जो 2004 में आम चुनाव हुए थे उसमें हमने पूरी तरह से EVM को इंट्रोड्यूस कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 है, चुनाव आयोग द्वारा फोटो वाले मतदाता पहचान पत्र सबसे पहले कब जारी किए गए थे। तो वर्ष 1993 में सबसे पहले 1993 में जो मतदाता होते हैं तो उनके फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ मतदाता पहचान पत्र लोगों को आवंटित किए गए थे। प्रश्न नंबर 7, एक दल के प्रभुत्व के दौर से आप क्या समझते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज़ादी के बाद हुए 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय से जाना जाता है। यानी कि जो पहले 3 आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी ही केंद्र में तथा राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही थी और किसी अन्य राजनीतिक दल ने उसे चुनौती भी नहीं दी थी। तो इसीलिए उसे एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर के रूप में जाना जाता है। आज भी क्योंकि भाजपा डोमिनेंट पार्टी है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो भाजपा सभी चुनावों को जीत रही है। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर अभी भी है, लेकिन वह कांग्रेस से शिफ्ट होकर के भाजपा की तरफ आ गया है। अगले प्रश्न पर चलें। कांग्रेस पार्टी को पहले आम चुनावों में कितनी सीटें मिली थी? तो पहले आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 364 लोकसभा सीटें मिली थी। दूसरे आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 371 सीटों पर जीत मिली थी। प्रश्न नंबर 10, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय के कारण बताइए। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ ही सकता है। पहला कारण, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वह सभी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था। जब वही नेता जनता के सामने वोट मांगने पहुंचते तो कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत गई। दूसरा पॉइंट, नेहरू का चमत्कारिक व्यक्तित्व, क्योंकि दूसरे विरोधी दलों के पास नेहरू के समान और उनके समकक्ष कोई नेता नहीं था। जैसे अभी दूसरे दलों के पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता नहीं है, तो इसीलिए नेहरू के नाम पर कांग्रेस पार्टी आराम से चुनाव जीत गई। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी होने के कारण उसके पास देशव्यापी संगठन था, बड़ा संगठन था, जबकि विरोधी दल नए दल थे, इसीलिए उनका पूरे देश में प्रभाव नहीं था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जीती, जबकि विपक्षी दल अपने कुछ कुछ क्षेत्रों से जीत पाते थे। तो जैसे कि अभी आप देखें तो बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और आरएसएस उसके साथ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये काफ़ी मजबूत संगठन हो जाता है और यही कारण है कि आज मतलब बीजेपी सभी राज्यों में तथा लोकसभा चुनावों में सफलता प्राप्त कर रही है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पहले 3 आम चुनावों में विजयी रही थी। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब और किस राज्य में और किस दल के नेतृत्व में तथा किस नेता के नेतृत्व में बनी थी? तो एक साथ 3-4 प्रश्न पूछ लिया आपसे। पहला पूछा है कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी और किस राज्य में बनी थी? तो 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी। ठीक है, किस दल के नेतृत्व में बनी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बनी थी, जिनका नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व ईएमएस नंबूदरी पाद ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सोशलिस्ट पार्टी गठन कब और किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? यानी कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था और किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? तो 1948 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कब और क्यों विभाजन हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कब और कहाँ विभाजन हुआ था, क्यों विभाजन हुआ था? तो 1964 में सोवियत संघ और चीन के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद हुआ। सोवियत संघ और चीन दोनों साम्यवादी देश हैं और उनमें विचारधारात्मक यानी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में
विभाजन हुआ था एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सोवियत संघ की विचारधारा को सही मानते थे, वे लोग सीपीआई में रहे। मतलब दो धड़ रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, तो जो नेता सोवियत संघ की विचारधारा को मानते थे वे नेता सीपीआई में रहे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में रहे, और जो चीन की विचारधारा को सही मानते थे उन्होंने एक नए दल सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 14, भारतीय जनसंघ का निर्माण कब और किस नेता के द्वारा किया गया था? तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 15, भारतीय जनसंघ पार्टी की प्रमुख विचारधारा बताइए। तो भारतीय जनसंघ जो राजनीतिक दल है जो कि विस्तारित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसकी विचारधारा एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के समर्थक हैं, यानी कि वन नेशन वन कल्चर एंड वन स्टेट, इसके पक्ष में है। उसके साथ साथ अखंड भारत का निर्माण करना, ये अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हिंदी को भारत की राज्य भाषा बनाना। तो अध्याय 3 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि सीबीएसई की परीक्षा से पूर्व ही सभी चैप्टर्स को हम डिस्कस कर लें, और यदि आप को हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।